नमस्कार। भारतीय संविधान, जैसा हम सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। लेकिन उसकी जो आत्मा है, उसका जो सार है, वो बस एक पन्ने में समाया हुआ है, हमारी प्रस्तावना। तो आज हम इसी आत्मा को समझने निकलेंगे। देखेंगे कि आखिर ये कहती क्या है और इतनी जरूरी क्यों है। जरा सोचिए इस बात पर। संविधान सभा के एक सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। मतलब ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये हमारे संविधान का दिल है, उसकी चेतना है। बस यही एक लाइन इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। तो सवाल उठता है, आखिर ये प्रस्तावना है क्या? चलिए देखते हैं कि देश के कुछ सबसे बड़े लीगल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने इसकी भूमिका को, इसके रोल को कैसे देखा है। इनमें से हर एक विचारक ने प्रस्तावना को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। किसी ने इसे आइडेंटिटी कार्ड कहा तो किसी ने जन्म कुंडली। चलिए एक एक करके इनके नजरियों को समझते हैं। मशहूर कानूनविद N.A. पालकीवाला, उन्होंने इसे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा। और ये कितनी सही बात है। जैसे एक आई कार्ड किसी इंसान की पहचान बताता है, बिल्कुल वैसे ही प्रस्तावना बस एक नज़र में पूरे संविधान का सार बता देती है। ये किन मूल्यों पर खड़ा है, इसका मकसद क्या है, सब कुछ। फिर आते हैं K.M. मुंशी। उन्होंने तो इसे और भी पोएटिक बना दिया। उन्होंने इसे हमारे गणतंत्र की जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप कहा। ये मेटाफर क्या बताता है? ये बताता है कि प्रस्तावना सिर्फ ये नहीं बताती कि संविधान क्या है, बल्कि ये हमारे देश के भविष्य का रास्ता भी दिखाती है। हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे, हमारी एस्पिरेशंस क्या है, सब कुछ। अच्छा, ये मेटाफर्स और खूबसूरत शब्दों से आगे बढ़ें तो एक बहुत ही ठोस सवाल सामने आया। सवाल ये था कि क्या प्रस्तावना लीगली बाइंडिंग है, क्या ये कानून है? और इसी एक सवाल ने भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। अगले 13 सालों में 3 बड़े हिस्टोरिक मामलों ने प्रस्तावना की लीगल स्टेटस को हमेशा के लिए तय कर दिया। चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया इन केसेस में कैसे बदला, कैसे इवॉल्व हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिलता है। देखिए, 1960 के बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर 13 साल बाद हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान की नींव का हिस्सा है और इसलिए ये न सिर्फ संविधान का एक अटूट हिस्सा है, बल्कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जब इसकी लीगल स्टैंडिंग क्लियर हो गई है, तो चलिए अब खुद प्रस्तावना के अंदर चलते हैं और इसके मूल सिद्धांतों और वादों को एक एक करके समझते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े वादे से, न्याय का वादा, जस्टिस का वादा। लेकिन ये किसी एक तरह का न्याय नहीं है, बल्कि ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। ये 3 पिलर्स हैं: सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब एक ऐसा समाज जहां जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो, एक ऐसी इकोनॉमी जहां सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले, और एक ऐसी पॉलिटिक्स जहां हर नागरिक की आवाज का वजन बराबर हो। न्याय के साथ साथ प्रस्तावना एक और वादा करती है, स्वतंत्रता का, लिबर्टी का। और ये सिर्फ आज़ादी नहीं है, बल्कि ये 5 तरह की स्पेसिफिक फ्रीडम्स की गारंटी देती है जो किसी भी लोकतंत्र की जान होती हैं। ये है सोचने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी, किसी भी विचार पर विश्वास रखने की आज़ादी और अपने धर्म और पूजा पाठ के तरीके को चुनने की आज़ादी। ये सब मिलकर ही एक इंसान को पूरा बनाते हैं और एक हेल्दी डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। भारत की प्रस्तावना अपने आप में यूनिक है, लेकिन ये कहीं शून्य में नहीं बनी थी। इसके विचारों पर, इसके आइडियल्स पर दुनिया भर की क्रांतियों और संविधानों की गहरी छाप है। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्लोबल इंस्पिरेशंस कौन-कौन सी थीं। देखिए, प्रिएम्बल रखने का जो आइडिया है वो ही अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आइडियल्स हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का जो सिद्धांत है वो हमें रशियन रेवोल्यूशन से मिला। यहाँ तक कि इसकी जो भाषा की स्टाइल है उस पर भी ऑस्ट्रेलियन संविधान का असर है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक ग्लोबल कॉन्वर्सेशन का नतीजा है। तो अब तक ये तो साफ है कि प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक डायनामिक दस्तावेज जो देश के साथ साथ खुद भी इवॉल्व हुआ है। और इसके पूरे इतिहास में प्रस्तावना को सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, सिर्फ एक बार। ये हुआ था 1976 में,
42 संशोधन के जरिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा मौका था। ये 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी शब्द ने इकोनॉमिक जस्टिस के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाया, पंथनिरपेक्ष ने सभी धर्मों की समानता की बात की, और अखंडता ने देश की एकता को सबसे ऊपर रखा। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, बल्कि देश के कैरेक्टर की एक मजबूत घोषणा थी। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हमें प्रस्तावना को सिर्फ संविधान बनाने वालों के आइडियल्स का एक समरी समझना चाहिए, या फिर इसे एक एक्टिव रोड मैप की तरह देखना चाहिए जो आज भी भारत के भविष्य को आकार दे रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है।